पांडे एक बार पुनः आप सभी के समक्ष राजनीति विज्ञान विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का चैप्टर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत एवं प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के क्लास में हम लोगों ने दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सत्य सिद्धांत और सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अध्ययन कर लिए थे। अब ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन आज हमें करना है। तो आज उद्देश्य कि इस प्रकरण में राज्य की उत्पत्ति संबंधी सर्वाधिक मान्य ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके पूर्व दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें राज्य को विचारक ईश्वर की संस्था मानते हैं। दूसरा सिद्धांत शक्ति का सिद्धांत था, जिसे बल के आधार पे यानी निर्बलों पर बलवानों का शासन, शक्ति के आधार पे राज्य की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया। तीसरा जो सिद्धांत था सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसे संविदावादी विचारक हाब्स, लॉक और रूसो ने अपने अनुसार उसका अध्ययन और उसे विस्तार से बताया कि उसके अनुसार मानव अवस्था क्या थी, प्राकृतिक दशा क्या थी, राज्य का स्वरूप कैसा था। आज हम लोग चौथा राज्य की ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत, जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को काल्पनिक सिद्धांत माना जाता है। शक्ति सिद्धांत को माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति में शक्ति एक आधार हो सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि सिर्फ शक्ति के आधार पर ही, बल के आधार पर ही राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ है, तो ये सत्य प्रतीत नहीं होता है। तीसरा सिद्धांत जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है कि समझौते के द्वारा, सहमति के द्वारा लोग जो प्राकृतिक दशा में रह रहे थे, अपने प्राकृतिक स्वरूप का परित्याग कर एक सामाजिक और राजनीतिक समाज की स्थापना किए, उसको भी कुछ विचारकों द्वारा नकार दिया जाता है। तो सर्वाधिक मान्य और सत्य सिद्धांत ये चौथा ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। आज इसका हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे। वे कौन कौन से कारण थे, कौन कौन सी परिस्थितियां थी। तो राज्य की उत्पत्ति में धर्म का महत्वपूर्ण भाग रहा है। ये कहा है कि राज्य की उत्पत्ति में धर्म का महत्वपूर्ण भाग रहा है, और उस समय धर्म में पितृपूजा, शक्ति पूजा की महत्ता थी। दैव पूजा उस समय होता था, चंद्रमा को, पर्वतों को, सूर्य को ही देवता मान की पूजा किया जाता था। यह शक्ति का फल नहीं, परंतु युद्धों ने भी इसे योग दिया है। यह सत्य है कि समझौते से इसकी उत्पत्ति नहीं है, परंतु बिना प्रजा की सहमति के अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता। यानी यह स्पष्ट है कि समझौते द्वारा राज्य का अस्तित्व सामने नहीं आया, लेकिन यह भी सत्य है कि बिना प्रजा के सहमति के राज्य रूपी संस्था का निर्माण संभव नहीं है। अतः इन तमाम चीजों का समावेश राज्य की उत्पत्ति में आवश्यक होती है और ऐतिहासिक सिद्धांत का स्वरूप प्रस्तुत होता है। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत में हम पूर्व में जाते हैं, तो जब राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले कबीलों की बात होती है, कुलों की बात होती है, फिर परिवार से यूनानी नगर राज्य, और यूनानी नगर राज्य से आज वर्तमान का राष्ट्रीय राज्य का चित्र उभर कर सामने आता है। यानी यह निरंतर विकास की प्रक्रिया है। आज हम जहां खड़े हैं, अभी भी भविष्य में हम किस स्थिति को प्राप्त करेंगे, यह भविष्य के गर्त में है। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास की एक विशेष अवस्था में राज्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि सभ्यता के साथ साथ समाज जटिल होता चला गया, जिस कारण एक ऐसे संगठन की आवश्यकता समाज में महसूस की गई जो जीवन को नियमित कर सके। यानी प्रारंभ में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, रहन सहन का कोई तरीका नहीं था। तो ऐसे परिस्थितियों में इस तरह की आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए
जो जीवन को नियमित कर सके, इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इन सबको मिला के जो डॉक्टर गार्नर ने परिभाषा दिया है वह सर्वाधिक मान्य और प्रासंगिक है। गार्नर के शब्दों में राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, यानी यह इशारा कहाँ है, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की तरफ कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि शारीरिक बल, यानी न तो यह दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से राज्य स्पष्ट हुआ और न ही शक्ति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई और न ही समझौते द्वारा और न ही जो हाफ-लाख रूसों द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके द्वारा, बल्कि क्या है, और न ही परिवार का विस्तृत रूप, और न ही परिवार का यह विस्तृत रूप है। यह क्या है, यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। राज्य क्या है, क्रमिक विकास, इसका क्रम से विकास हुआ और यह एक ऐतिहासिक संस्था है, यानी इसका न तो अचानक निर्माण हुआ है, न तो यह ईश्वर कृत है, न तो मानव कृत है, न ही समझौते द्वारा यह अस्तित्व में आया, बल्कि यह निरंतर विकास करते करते आज इस अस्तित्व को प्राप्त किया है। राज्य के विकास में सहायक प्रमुख तत्व क्या क्या है, वो कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं जिनकी अहम भूमिका इस राज्य के विकास में रहा है। उसमें सबसे पहले है रक्त संबंध। हम रक्त संबंधों से ही क्या है, एक है, हमारा एक परिवार है, तो हम देखते हैं कि यहाँ ब्लड का रिलेशन, वही बात है कि यह सामान्य तत्व है कि सामाजिक संगठन का प्राचीनतम रूप क्या रहा है, रक्त संबंध। और ये प्राचीनतम संबंध किस पर आधारित है, रक्त संबंधों पर आधारित था, तथा रक्त संबंध ही एकता का प्रथम और मजबूत बंधन रहा है। ये रक्त संबंध ही रक्त संबंधों से ही पता चलता है कि हम किस परिवार से हैं, किस कुल से हैं, यानी इस राज्य की उत्पत्ति में सबसे अहम भूमिका रक्त संबंधों का है। यद्यपि यह प्रश्न विवादास्पद है कि कबीला, कुल या परिवार में पहले कौन अस्तित्व में आया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि परिवार के स्पष्ट रूप से व्यक्ति के नियंत्रण के आधार पर ही राज्य की स्थापना हुई होगी, लेकिन यह अस्वीकार्य है कि व्यक्ति के नियंत्रण यानी उसे कंट्रोल करके, नियंत्रित करके किसी बलवानों द्वारा समझौते सिद्धांत की तरह इसका निर्माण हुआ है, यह स्वीकार्य नहीं है। तो पहला है रक्त संबंध और दूसरा तत्व है वह है मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां। मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां क्या है, अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी है तो निश्चित रूप से उसे समाज पसंद है और वह समाज में रहना चाहता है। समूह में रहने की जो प्रवृत्ति है वही क्या है, राज्य को जन्म दिया। मनुष्य के समाज में एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समूह में रहना चाहता है और यही चाहत उसकी क्या है, राज्य को जन्म देने में अपनी महती भूमिका का योगदान या व्यक्तियों के स्वभाव स्वार्थगत भेदों के कारण विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए। मनुष्य का स्वभाव क्या है, अलग अलग है, एक नहीं हो सकता। उनकी जो भिन्न तरह के विचारधाराएं हैं, उनका जो स्वभाव है और स्वार्थगत भेदों के कारण, उन स्वार्थगत भेदों के कारण विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए और इन विवादों के समाधान हेतु राज्य रूपी संस्था का उदय होता है। इस प्रकार राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियों का परिणाम कहा जा सकता है और ये राज्य की उत्पत्ति में दूसरा प्रमुख कारण है मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां। नेक्स्ट में तीसरा जो है वह धर्म है। रक्त संबंध के आधार पर ही जैसे रक्त संबंध का योगदान रहा है राज्य की उत्पत्ति में, वैसे ही धर्म का, रक्त संबंध की भांति ही धर्म का भी राज्य की स्थापना में योग है। परिवार और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्रारंभिक समाज में धर्म के दो रूप प्रचलित थे, पितृ पूजा और शक्ति पूजा। पितृ पूजा क्योंकि उस समय देवताओं का उस तरह से पूजा नहीं होता था, एक पितृ पूजा और शक्ति पूजा। लोग भय से पूजा करते थे, यानी जो चमत्कार दिखता था, चाहे वो चंद्रमा के रूप में, सूर्य के रूप में, अग्नि के रूप में, उसे इनके द्वारा
पूजा जाता था। इस प्रकार धर्म के द्वारा एक से अधिक रूप में राज्य के विकास में योगदान दिया गया है। नेक्स्ट, शक्ति। राज्य की उत्पत्ति में शक्ति यानी फोर्स का भी योगदान रहा है। इसमें कहते हैं कि राज्य संस्था के विकास में शक्ति या युद्ध का भी स्थान रहा है। जब हम लोग शक्ति सिद्धांत का चर्चा कर रहे थे उस समय भी ये बात हुई कि कहीं न कहीं राज्य की सुरक्षा में युद्धों की अहम भूमिका है, लेकिन सिर्फ ये नहीं माना जा सकता कि युद्ध के आधार पे या बल के आधार पर ही राजनीतिक संस्था का निर्माण हुआ है। यह सत्य है कि पहले सामाजिक व्यवस्था थी जिसे राजनीतिक अवस्था में परिवर्तित करने का कार्य युद्ध के द्वारा ही किया गया, यानी सामाजिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन सामाजिक अवस्था से राजनीतिक अवस्था में परिवर्तन के पीछे जो प्रमुख कारण था वह है युद्ध। क्योंकि लोग सुरक्षा प्रदान करने की इच्छा रखने वाले शक्तिशाली व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने लगे। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और उस असुरक्षा से बचने के लिए उनके अंदर यह चाहत थी कि एक हमारा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए जो हमारी संपत्ति को बचा सके। इस प्रकार युद्ध से राज्य की उत्पत्ति हुई और इस आधार पे युद्ध को महत्व दिया जाता है और युद्ध में शक्ति की प्रधानता है। नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियां। इस ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत में आर्थिक गतिविधियां ही कहीं न कहीं सबसे महत्वपूर्ण कारक हुई कि राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख हाथ रहा है। आदिम काल से लेकर अब तक मनुष्य 4 अवस्थाओं से गुजरा है। जब प्राकृतिक दशा में व्यक्ति रह रहा था तो सबसे पहले क्या था? आखेट अवस्था। यह आखेट अवस्था था, यानी वह शिकार करता था, उसे और ज्ञान नहीं था। अपना पेट भरने के लिए प्रारंभिक अवस्था में वह पशुओं का शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था, उसी से अपना पेट भरता था। और दूसरा अवस्था क्या हुआ? पशुपालन। आखेट करते करते वह पशुपालन करने लगा और पशुपालन के बाद कृषि। तीसरी अवस्था क्या आती है? कृषि करने की, वह खेती बाड़ी करने लगा। और चौथी अवस्था जो आज की वर्तमान की क्या है? औद्योगिक अवस्था। आज हम जहां हैं, आज वर्तमान अवस्था हमारा औद्योगिक अवस्था ही है कि आज हम उस प्रारंभिक काल से कालांतर में आज जिस स्टेज पे हम पहुंचे हैं, आज औद्योगिक विकास कितने तेजी से हुआ है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में या हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि जहां तमाम दिन खेती-बाड़ी या तमाम कार्यों को करने में लगता था, आज के अत्याधुनिक युग में, तकनीकी युग में वह कार्य बहुत कम समय में हो जाता है, जिसमें आर्थिक जीवन के जटिल और विशाल ढांचे ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया है। और यही औद्योगिक क्रांति आज राष्ट्रीय राज्य को जन्म दिया है। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना। मनुष्य के अंदर क्या हुआ? अब धीरे धीरे राजनीतिक चेतना जागृत हुई। राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चेतना है जिनके हेतु राज्य की स्थापना की जाती है। जब व्यक्ति किसी निश्चित प्रदेश पर बस गए, सबसे पहले क्या हुआ कि उनका एक निश्चित भूभाग हो गया राज्य की। तब तो क्या निश्चित जनसंख्या, सबसे पहले उनकी एक निश्चित जनसंख्या, फिर निश्चित भूभाग, सरकार और तब संप्रभुता। तो सबसे पहले जब वह निश्चित भूभाग पे बस गए और उनके द्वारा अपनी आजीविका के अस्थायी साधन प्राप्त कर लिए गए। निश्चित भूभाग पे बसने के बाद क्या हुआ कि आजीविका के साधन का निर्माण जब हो गया, तब अपनी आजीविका के साधन प्राप्त कर लेने के उपरांत उनकी यह स्वाभाविक इच्छा और चिंता हुई कि दूसरे लोग इनके साधनों को कहीं हड़प न लें। जब इनका व्यक्तिगत संपत्ति हो गया तो इन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं हमारी संपत्ति को कहीं कोई लूट न ले। उससे बचाव के लिए एक संस्था, राज्य रूपी संस्था की आवश्यकता को महसूस किया गया। फलतः नियमों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। तो क्या हुआ कि यह एक नियम कानून होना चाहिए जिससे हमारी संपत्ति बची रहे, और यही राजनीतिक चेतना का मूल था। अब इस चैप्टर से जो भी रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना
आर्थिक गतिविधियां और इस विकास के क्रम से हम राज्य रूपी संस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और जब ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत यानी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौते के सिद्धांत और ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत में यदि ये पूछा जाए कि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है, तो यही ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत को सबसे अधिक प्रासंगिक और मान्य माना जाता है कि इसी आधार पर राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ होगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें नंबर 1, किसका कथन है कि राज्य क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है? तो सही आंसर है गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? राज्य सतत विकास का परिणाम है। ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत के अनुसार न तो यह ईश्वरकृत संस्था है, न ही यह राज्य की उत्पत्ति युद्ध द्वारा, न ही शक्ति के आधार पे और न ही समझौते द्वारा, बल्कि यह निरंतर विकास का परिणाम है। तो सही आंसर है राज्य सतत विकास का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का आधार है? तो राजनीतिक चेतना किसमें आता है? न तो दैवीय उत्पत्ति में आता है, न तो शक्ति सिद्धांत में आता है, न ही सामाजिक समझौते सिद्धांत में आता है। तो सही आंसर है इसका विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट, कि राज्य उत्पत्ति संबंधित सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन है? जो आज हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत यही सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, राज्य के विकास में निम्नलिखित में से किस तत्व का योगदान नहीं रहा है? रक्त संबंध का भी योगदान रहा है, धर्म का भी योगदान रहा है, मूल सामाजिक प्रवृत्ति का भी योगदान रहा है, संप्रभुता का योगदान नहीं रहा है। तो सही आंसर है संप्रभुता। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग मार्क्सवादी राज्य की प्रकृति में मार्क्सवादी धारणा क्या है उसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।